तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपका 20 क्वेश्चन फिर लेकर के मैं आया हूँ, जो कि आपके PYQ है। एक प्रकार से अगर बात करें जो आपकी स्पॉन्सरशिप में होते हैं वो PYQ है। हमारी PYQ की सीरीज चल रही है। मैं अप्रॉक्सीमेट 200 क्वेश्चन आप तक पहुँचा चुका हूँ। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन ये है। मैंने आपसे कमिट किया था कि कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे, तो ये समझिएगा 200 क्वेश्चन आप तक पहुँच चुके हैं। ठीक, इसके अलावा 220 क्वेश्चन ये होंगे। तो इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि आप तक कम से कम 400 क्वेश्चन तो पहुंचे ही पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रखा है अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 15 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन अमीटर ऑफ 0.04 0.04 रेजिस्टेंस। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। अब यहां से अगर बात करें तो आपने जब EMF दिया होता था और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I इक्वल टू EMF वैल्यू डिवाइडेड बाई R प्लस का R। यही एक मेन फार्मूला हुआ करता था। उसके 3-4 फार्मूले बना करते थे, हम सब नहीं याद रखेंगे, हम मेन फार्मूले को याद रखेंगे। बस वहीं से वैल्यू जो दी होगी वो वैल्यू पुटअप करेंगे, जो पूछा होगा उसको निकाल लेंगे। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं तो R प्लस का स्मॉल r इक्वल टू मैं लिख सकता हूं E डिवाइडेड बाई आपका I। अब यहां से आपको क्या दे रखा है? पहली बात तो करंट दे रखा है और EMF वैल्यू भी दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, स्मॉल r पूछा है, तो यहां से ये दे रखा है 0.04 प्लस का स्मॉल r और ये वैल्यू दे रखा है 1.5। और इसकी अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना? अगर यहां से बात करें 15, ये हो गया। तो यहां से इसको काटूंगा तो कितना? 0.1 टाइम्स कट जाएगा। तो r की वैल्यू मुझे निकालना है, तो 0.1 माइनस का 0.04 ये करना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वैल्यू को निकालूंगा माइनस करके तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.06। ये आपकी वैल्यू होगी ओम में। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन होगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आपका यहां पर सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फील्ड इज। तो यहां से अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा रहा था फोर्स के लिए, लेंज फॉर्मूला जिसको कहते थे, FB इक्वल टू QV क्रॉस B, ये हुआ करता था। तो यहां से जब इसको खोले थे तो QVV साइन थीटा। अब ये किस पे डिपेंड करने लगा? साइन थीटा पे। तो साइन थीटा की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम हो सकती है? 90 डिग्री पे। तो जब थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? वहां पर फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो ये 180 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है और ये 45 डिग्री लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट में जीरो लगा है ये डिग्री का जीरो है, इसको याद ना रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 45 डिग्री लिखा हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 90 डिग्री वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पर कि व्हेन अ magnet is placed in a uniform magnetic field it experience। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो यहां पर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी आप क्या रख रहे हैं? when a magnet is placed, किसी मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वहां पर जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो रहेगी और जो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू वो M क्रॉस V, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो फोर्स तो वहां पर जीरो मिलता है, टॉर्क वहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहां से अगर बात करते हैं अ टॉर्क बट नो फोर्स, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द करंट थ्रू अ 1 मिली हेनरी कॉइल ड्रॉप फ्रॉम 5 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 10 by
वो 10 टू की पावर -3 सेकंड लिखा है यहाँ पर, 10 टू की पावर -3 सेकंड, 10 टू की पावर अगर बात करते हैं ये -3 सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। द ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल इज, आपको कुछ नहीं, ईएमएफ का फॉर्मूला हुआ करता था L माइनस के साथ L di/dt, ये फॉर्मूला लगा करता था। तो ईएमएफ इक्वल टू L कितना दे रखा है 1:10 टू की पावर -3 मिली हेनरी में है, मल्टीप्लाई चेंज 5 था 3 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस का 2 आ जाएगा, 3 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, एक प्रकार से आपका माइनस का 2 आ जाएगा। और यहां से 10 टू की पावर -3 सेकंड टाइम दे रखा है, तो 10 टू की पावर -3 से कट गया, तो यहां से अगर बात करते हैं तो 2 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 वोल्ट जो आपका दे रखा है यही आपका आंसर हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें उसने कहा है इन अ सीरीज एसी सर्किट, आपको दे रखा है आर की वैल्यू वो दे रखा है, एक्सएल की वैल्यू दे रखा है, एक्सी की वैल्यू दे रखा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड ईएमएफ एंड द करंट विल बी। तो जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालना होगा तो जनरली आपने जो पढ़ा होगा वो कुछ ऐसे पढ़ा होगा, यहां से जब इसका तीनों लगे होते थे और तीनों को इंटीग्रेट करके फेज मतलब एक प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते थे, तो ये आर हुआ करता था, ये आपका एक्सएल माइनस का एक्सी हुआ करता था, यहां से ये फाई हुआ करता था और ये आपका इंपीडेंस हुआ करता था, ठीक है। तो यहां से जब आपने निकालेंगे तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका XL माइनस का XC डिवाइडेड बाई R, ये यहां से रखा, तो XL और माइनस XC, तो XL की वैल्यू कितनी दे रखा है आपकी 300 दे रखा है, और XC की वैल्यू कितनी दे रखा है 200, दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहां से R कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो 100 से 100 को डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो यहां से अगर बात करते हैं तो tan फाई इक्वल टू 1 आया, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो यहां पर फिर से वही मिस्टेक हुई है, ये डिग्री है, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, ठीक है। तो यहां से 45 डिग्री आंसर आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन एलसीआर सर्किट इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है भैया, अगर मैं बात करता हूं कि XL इक्वल टू XC के बराबर होता है, ठीक है, यही होता है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आप पावर फैक्टर निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि यहां से cos फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका Z डिवाइडेड बाई R हुआ करता है, ठीक। तो अब जब XL इक्वल टू XC है तो Z की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। जब आपने Z इक्वल टू यहां से फार्मूला लगाया होगा R का स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। तो यहां से R डिवाइडेड बाई R, तो R से R कट गया तो कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई, और यहाँ पर cos फाई को ही क्या कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 1 डिग्री वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एलसीआर सर्किट इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी। तो यहां से निकाल लेते हैं इसको। रेजोनेंस के लिए कंडीशन अभी मैंने बताया कि XL इक्वल टू XC होता है, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें ओमेगा L इसको लिख सकते हैं और इसको 1 ओमेगा C लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा को इधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका LC हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाया तो उधर रूट लग गया, तो ओमेगा इक्वल टू 1/रूट का LC। अब ओमेगा को 2 पाई f रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 आपका रूट के अंदर LC। तो यहां से अगर बात करें तो f इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई रूट के अंदर LC, ये आपका आंसर आएगा। अब यहां पर देखें अगर तो इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूं, क्या लिखा था 1/2 पाई और रूट के अंदर ऊपर था LC, और यहां से 1/रूट के अंदर LC लिखा हुआ है, ये रूट L डिवाइड बाई C लिखा हुआ है, और ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये वैल्यू है 1/2 पाई रूट के अंदर LC, ये लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड।
अब यहां से ये समझिएगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी यहां पर। तो सबसे कम यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि गामा की होती है, जो आपकी गामा रेज होती हैं उनकी सबसे कम होती है। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं, जो आपकी रेडियो वेव होती हैं उनकी सबसे ज्यादा होती है। तो अब यहां पर रेडियो वेव के बाद अगर मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है। अगर बीच में बात करें तो इंफ्रारेड आएगा, एक्सरे आएगा, विवगियोर वाला आएगा, मतलब ऑडिबल वाला, और यहाँ पर आपका इंफ्रारेड आएगा, माइक्रोवेव आएगा। तो एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो सही होगा वो सबसे ज्यादा माइक्रोवेव की होगी, फिर आपकी इंफ्रारेड की उससे कम, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इसके बाद गामा रेज। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक आपका स्पेक्ट्रम बनवा दूंगा जिससे आपको याद रहे। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाता है और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो आपको वहां पर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर अगर बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अगर बात करें तो ये तो जनरली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो यहाँ पर बीटा दे रखा है, गामा दे रखा है, और एक्सरे, एक्सरे भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो कौन सी? कॉस्मिक रे जो होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। हीट रेडिएशन आर, ये आपका इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ये आपका इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ये आपकी बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, गामा, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, यहां पर दे रखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट इज। तो यहां से अगर बात करें तो h इक्वल टू लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g फॉर्मूला हुआ करता है। तो v की वैल्यू कितनी दे रखा है? 20, तो 20 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 और g की वैल्यू 10 ले लिया। तो अगर यहां से एक पावर काट सकते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा भैया? 20 और नीचे 4, तो यहां से कितना आ जाएगा? 5। आंसर कौन सा होगा आपका? 5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, अ 2 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस, जहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की म्यू इक्वल टू 0.5 दे रखा है। तो मिनिमम फोर्स टू जस्ट मूव इज। तो यहां पर अगर बात करें तो आप कह सकते हैं एफ लिमिटिंग, मतलब एफ एल इक्वल टू कह सकते हैं म्यू एन। म्यू जितना उसका वेट होगा, एक प्रकार वो एन जितना वेट होगा उतना ही तो रिएक्शन दे रहा होगा, तो यहां से म्यू एम जी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखा है, मास 2 kg दे रखा है, जी की वैल्यू 10 दे रखा है। तो यहां से ये 10 हो गया, तो यहां से 1 हुआ, 1:10, मतलब एक प्रकार से 10 न्यूटन की, वो हाँ 10 न्यूटन की बात करेगा। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तो आपको अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 मीटर हाइट पर, यहां से यहां तक की हाइट जो है 20 मीटर है, ड्रॉप कर रहा है, तो u इक्वल टू 0, फॉल्स। ठीक है, 1 kg का फॉल्स कर रहा है। तो यहां से ये दे रखा है, किसके कारण आ रहा होगा? जी के कारण। मुझे क्या निकालना है? हिट करने से पहले वेलोसिटी निकालना है। तो यहां से अगर बात करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही तो फार्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर, u की वैल्यू 0 दे रखा है, 2, g की वैल्यू 10 और कितना दे रखा है? 20। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 400। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो हिट करने से जस्ट पहले आपकी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर 2/5। अगर यहां से बात करते हैं, दिए होगा आपका 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन मून, मून में जी की वैल्यू अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 हो जाती है। तो यहां से t इक्वल टू अगर बात करते हैं, t इक्वल टू
रूट के अंदर L डिवाइड बाई G होता है, ये अर्थ पे हो जाएगा, तो T डैश मान लिया मून पे, तो यहां से L डिवाइडेड बाई क्या, G बाई 6, तो 6 कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपका रूट 6 मैंने बाहर कर लिया और रूट के अंदर L बाई G की जगह क्या रख दिया, ये T रख दिया, तो यहां से T डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, T मल्टीप्लाई रूट 6, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दे रखा है स्पीड ऑफ वेव 200 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, वेवलेंथ आपको निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी आपको रिलेशन पता है कि v इक्वल टू एफ लेमडा हुआ करता था, तो यहां से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा, तो v की वैल्यू आपकी 200 दे रखा है और यहां से अगर बात करें ये आपको 500 दे रखा है, तो इसको इससे काट दिया तो यहां से कितना आ गया, 0.4 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 0.4 मीटर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोथर्मल क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ही तो सेम रहेगा, टेम्परेचर ही तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपको ये क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.5 क्रिटिकल एंगल इज, अब यहां से अगर आप इसको निकालना भी ना सीखे होते तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कैसे, क्योंकि ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और ग्लास का क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस मतलब 42 डिग्री होता है, अगर निकालना भी है तो साइन सी इक्वल टू 1/म्यू फार्मूला होता है, तो यहां से साइन सी और 1/1.5, तो यहां से अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2/3 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.67, ये वैल्यू। अब यहां से अगर बात करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर बात करें तो √3/2 होती है, तो यहां से इसकी बात करते हैं तो 866 ये हो जाएगी, और साइन 45 की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू 0.707 हो जाएगी। अगर साइन 30 की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2, और इस वैल्यू को 0.5 लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो किसके पास है, एक प्रकार से किसके बीच में है। ठीक, तो इन दोनों एंगल के बीच में वैल्यू आ रही है। अब यहां से अगर देखता हूं तो किसके पास है, एक प्रकार से 07 लिखा हुआ है, एक प्रकार से 67 लिखा हुआ है, तो इसी के पास है एकदम से, तो एंगल आपका इसके पास वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, यही तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, बीचों बीच एक ही तो एंगल मिल रहा है, तो ये एंगल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन विद फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है एंड ये आपको दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, वन लाइन का क्वेश्चन है, ये होता है E इक्वल टू एच न्यू, जूल में भी दे रखा है, एच की वैल्यू 6.67 × 10⁻, या 6.60 दे रखा है 10⁻⁻34। ठीक है, और यहां से फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10⁻15, तो यहां से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 34 में 15 जाएगा, तो एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो 19 माइनस का 19 आएगा, तो माइनस का 19 आपका कौन सा दे रखा है, यही तो दे रखा है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं कि यहां से C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D हुआ करता था, और अगर डाइलेक्ट्रिक भर देते थे तो KB आने लगता था। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो एरिया बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ इसलिए करवाता हूं ताकि आप लोगों को इसी स्पीड के साथ क्वेश्चन करना सीखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को 1 घंटा 1.5 घंटे का भी बना सकता हूं, मेरा मकसद ये है कि थोड़ा स्पीड के साथ आप लोग भी क्वेश्चन को करिए, क्योंकि टाइम नहीं लेना, अगर टाइम आपने लिया तो फिर आप फंस जाएंगे। तो अगर मैंने बड़े स्लो स्पीड में करवा दिया आपको, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन, तो ये आपके दिमाग में सेट होगा कि आराम से करना है, आराम से नहीं करना है, फार्मूला और आपका हाथ एक साथ चलना चाहिए, मतलब आपका दिमाग और हाथ एक साथ चले, तब जाकर के आप सही अच्छी रैंक ला पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपके रहे 20 क्वेश्चन, इनको आप लोग कर लीजिएगा, और जो भी कहीं डाउट्स आता है तो आप कमेंट में जरूर
कमेंट करिए ताकि मैं उनका रिप्लाई दे सकूं जो भी दिक्कत होगी। ठीक, इसके अलावा अगर आपको मान लेते हैं पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए जल्द ही हम अपने अपने जो हमारी वेबसाइट है उसमें एप्लीकेशन में हम जल्दी अपने पीडीएफ अपलोड करना मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप पीडीएफ इसके डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, आप लोग पीडीएफ बहुत लोगों का डिमांड आया है, उसमें कमेंट में अगर देखा जाता है कुछ पर्सनल मैसेज करते हैं तो ये होता है कि सर पीडीएफ है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि एक प्रकार से जैसे 20 क्वेश्चन इसी प्रकार की मैं पीडीएफ आपको अपने जो हमारा वेबसाइट बनी हुई है उस वेबसाइट पे जो आपकी क्रैक मर्चेंट नाम की है, क्रैक मर्चेंट नेवी, अगर आप सर्च करेंगे क्रैक मर्चेंट नेवी तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जैसे मिलती रहती है। तो इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को जाकर के विजिट कर सकते हैं, क्रैक मर्चेंट नाम से है। अगर आपको मान लेते हैं बहुत लोगों को क्या है कि अब मॉक टेस्ट देने हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोगों के लिए चीजें हमने उपलब्ध करवा दिया है। आपको क्या करना है, imu360.com इस पे जाकर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अभी उसमें एक मॉक टेस्ट फ्री है, इसके बाद और हम कुछ चीजें करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को और बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, आप पहले एक मॉक टेस्ट दीजिए, उससे अपने को एनालिसिस करिए, उसके बिहाफ पे फिर देखिए कि क्वेश्चन इसी प्रकार के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे और उसके साथ साथ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन रही। आज जल्दी ही इसके पीडीएफ आपको जरूर क्रैक मर्चेंट नेवी में मिलेंगे, इसके लिए आप चिंतित न होइए, जल्दी ही ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।